Dear, the second case in this is if teeth are straight but inclined to the axis of shaft. तो अगर टीथ जो है वो स्ट्रेट है बट दे आर इंक्लाइंड टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट, कहने का मतलब ये है कि अब की बार जब हम गियर्स बनाएंगे तो गियर्स विल बी लाइक दिस. ये गियर्स है. तो अगर ये गियर है, ये इसकी एक्सिस है एंड आई एम मेकिंग अ सेकेंड गियर. दिस इज द एक्सिस. इससे पहले कि हम इस गियर का डिस्कशन करें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये गियर क्यों आए पिक्चर में. अगर हम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो माय डियर, क्योंकि स्पर गियर फेल हो चुके थे, तो हमने स्पर गियर के फेल होने का रीजन समझने की कोशिश की. तो जो स्पर गियर फेल हो रहे थे, द रीजन बिहाइंड दैट कि उसका जो ड्राइवर गियर का टीथ था और ड्रिवन गियर का जो टीथ था वो इंस्टेंटली कांटेक्ट में आ रहे थे. मतलब जो कांटेक्ट टाइम था दैट वाज जीरो, और टाइम जीरो होने के कारण जो फोर्सेस थे उन्होंने इंपैक्ट का रूप ले लिया था. सो माय डियर, दैट impact stresses, impact loading was making life loss for those gears, जिसके कारण लाइफ कम हो गई थी स्पर गियर्स की. तो माय डियर, हुआ ये कि जब हमने इस चीज को देखने की कोशिश की तो रीजन था कि कॉन्टेक्ट पूरा एक साथ हो रहा है. तो माय डियर, से समझ में आ गया कि अगर इस एंगेजमेंट को जो कि दो गियर टीथ के बीच में हो रही है उसको अगर हम सडन एंगेजमेंट से ग्रेजुअल एंगेजमेंट में किसी तरीके से चेंज कर दें तो माय डियर देन we can improve the life of the gears. So my dear, इस चीज को देखते हुए जो टीथ पहले स्ट्रेट थे, उनको इंक्लिनेशन दे दिया गया. अगर इस टीथ को मैं इंक्लिनेशन लेफ्ट साइड में दूंगा तो इट इज नोन एज लेफ्ट हैंड हेलिक्स, और अगर इसको मैं इस डायरेक्शन में राइट साइड में मोड़ूंगा दिस विल बी राइट हैंड हेलिक्स. सो दिस इज लेफ्ट हैंड हेलिक्स एंड दिस इज राइट हैंड हेलिक्स. एंड माय डियर, जो इंपैक्ट स्ट्रेसेस को ग्रेजुअल बनाने का जो पॉइंट था उसके लिए इन टीथ्स को इस तरीके से लगाया गया कि ड्राइवर और ड्रिवन गियर में एक गियर पर हम यूज करेंगे लेफ्ट हैंड हेलिक्स एंड सेकंड गियर्स पर हम यूज करेंगे राइट हैंड हेलिक्स. ऐसा करने से जो एंगेजमेंट पहले ऐसे हो रहा था, अब अगर एक लेफ्ट हैंड हेलिक्स हो जाएगा, दूसरा राइट हैंड हेलिक्स हो जाएगा, तो जो एंगेजमेंट होगा दैट एंगेजमेंट विल बी लाइक दिस, पॉइंट टू पॉइंट. और एंगेजमेंट पूरा एक साथ नहीं होगा. एंगेजमेंट विल टेक सम टाइम. इट विल स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट एंड कंप्लीट एट अनदर, and by doing so that engagement will take some time, and my dear, because of which the impact engagement will take the form of gradual engagement. और ग्रेजुअल एंगेजमेंट होने के कारण इस बार जो स्ट्रेसेस इंड्यूस है वो डेफिनेटली कम हो जाएंगी. और इतिहास के इन गियर्स को माय डियर नाम दिया गया, दीज आर नोन एज हेलिकल गियर्स. सो माय डियर, अगर इन हेलिकल गियर्स की हम बात करते हैं तो यहां पर एक गियर पे हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड हेलिक्स. It is going to be like this. It is going to be like this. और दूसरे गियर पर हमें मिलेगा राइट हैंड हेलिक्स. सो राइट हैंड हेलिक्स विल बी लाइक दिस. तो आप देख रहे हो जो कॉन्टेक्ट पहले पूरा टीथ टू टीथ था वो अब पॉइंट पे हो गया है. अब पॉइंट से ही एंगेजमेंट शुरू होगा और पॉइंट पर ही एंगेजमेंट खत्म होगा, जिसके कारण एंगेजमेंट पीरियड विल नॉट बी जीरो दिस टाइम. सो लोडिंग विल नॉट बी इंपैक्ट दिस टाइम. तो जो एंगेजमेंट पहले था इंपैक्ट, वो एंगेजमेंट अब बन चुका है ग्रेजुअल. सो माय डियर, दिस ग्रेजुअल एंगेजमेंट will definitely result in an increase of life. क्योंकि अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो एंगेजमेंट कुछ इस तरीके का था which was similar to that of a slap. एंड माय डियर, अब अगर हम बात करें एंगेजमेंट कुछ इस तरीके का हो गया है, तो जो एंगेजमेंट पहले ऐसे था वो कुछ अब इस तरीके का हो गया पॉइंट टू पॉइंट. और ऐसा एंगेजमेंट होने के कारण दिस टाइम इट इज नॉट गोइंग टू बी पेनफुल. तो माय डियर, ना तो इस बार ऑपरेशन नॉइजी होते हैं और ना ही स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण गियर्स की लाइफ बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है. एंड माय डियर, अगर हम हेलिकल गियर्स की बात करें, दे आर नोन टू बी द किंग ऑफ गियर्स. रीजन बीइंग माय डियर, अगर स्पर गियर्स टोटल एप्लीकेशन के 1% एप्लीकेशन में यूज होते हैं तो हेलिकल गियर्स माय डियर
98% एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। जैसे मैंने अगर आपसे कहा तो ऑटोमोबाइल्स के जो जनरली अगर हम गियर्स की बात कर रहे हैं तो अब तक हम बात कर रहे हैं वॉचेस की, वॉचेस जो कि बहुत स्लो स्पीड एप्लीकेशन होती है, वहां स्पर गियर्स को यूज करते हैं। और ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो इनिशियली फर्स्ट गियर, रिवर्स गियर, ये सब जो गियर्स आए इन सब के अंदर हेलिकल गियर्स को यूज किया गया। एंड माय डियर आज की डेट में भी 98% ऑफ द एप्लीकेशंस इंक्लूड हेलिकल गियर्स। द वेरी फर्स्ट रीजन बिहाइंड दिस इज एंगेजमेंट इज ग्रेजुअल। और अगर एंगेजमेंट ग्रेजुअल हुआ तो डेफिनेटली इस बार हम काम कर सकते हैं स्लो टू मीडियम स्पीड एप्लीकेशंस। सो माय डियर स्लो से लेकर मीडियम स्पीड एप्लीकेशंस में इनको यूज किया जाने लगा। बट माय डियर जहां इतने एडवांटेज मिले वहां पर एक डिसएडवांटेज भी था। अब तक जो एंगेजमेंट होता था वो एक फोर्स दे रहा था जो कि टीथ टू टीथ एंगेजमेंट होने के कारण नेट फोर्स वाज रेडियल इन नेचर। बट अगर अब हम उसी फोर्स की बात करें तो जो फोर्स आएगा इट विल बी कमिंग लाइक दिस। और अगर ये ऐसे आएगा तो डेफिनेटली इट विल बी हैविंग टू कंपोनेंट्स, वन इज हॉरिजॉन्टल अदर इज वर्टिकल। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट विल बी इन एक्सियल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी इन एक्सियल डायरेक्शन। और जो एक्सियल डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा दैट विल क्रिएट द एक्सियल थ्रस्ट। तो मैं बोलूंगा इस बार एक्सियल थ्रस्ट प्रेजेंट है। बट माय डियर ये जो एक्सियल थ्रस्ट आया है ये एक्सियल थ्रस्ट डेफिनेटली बियरिंग की लाइफ को कम कर देगा। तो बियरिंग बट एक चीप डिवाइस होती है गियर्स से। अगर हम कंपेयर करें तो बियरिंग इज अ चीपर डिवाइस। तो अगर बियरिंग की लाइफ थोड़ी सी कम होती भी है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, अगर एक बियरिंग पहले 2 साल चल रही थी, अब अगर हमें 1 साल में भी चेंज करनी पड़ती है तो बियरिंग इज अ वेरी चीप डिवाइस। वही गियर जो पहले 2 साल चल रहे थे अगर वो 20 साल चल रहे हैं, 50 साल चल रहे हैं, तो डेफिनेटली इट इज अ बिग एडवांटेज फॉर अस। सो माय डियर इसीलिए ये एक डिसएडवांटेज होते हुए भी हमें इससे कोई बहुत ज्यादा एतराज नहीं है। वी विल गो फॉर हेलिकल गियर्स, रीजन बीइंग क्योंकि बियरिंग जो है वो चीप डिवाइस है, गियर जो है वो बहुत ही कॉस्टली डिवाइस है। सो माय डियर these are the important points that gradual engagement, slow to medium speed application and axial thrust is present। तो इसका रिजल्ट जो होगा वो होगा लाइफ ऑफ bearing is less। In this category अगर हम एक और गियर की बात करें, so after helical gear we are going to look into double helical or herringbone gears। So my dear ये सब बातें हमने हेलिकल गियर्स के बारे में देखी, बट ये भी स्लो से मीडियम स्पीड एप्लीकेशंस तक काम किया। उसके बाद जब मीडियम से हम हाई या वेरी हाई स्पीड एप्लीकेशंस की तरफ आगे बढ़ने लगे तो उस समय पर ये गियर्स उन हाई लोड्स के सामने जब हम बात कर रहे हैं तो क्योंकि कोई एक्सियल थ्रस्ट यहाँ पर जो आ रही है दैट इज गोइंग टू बियरिंग्स। तो माय डियर बिकॉज ऑफ दैट रीजन जब हाई स्पीड एप्लीकेशंस की बात की तो जो बियरिंग्स है वो कैपेबल नहीं रही उन हाई लोड्स को झेलने के लिए बहुत ज्यादा समय तक, और बियरिंग्स की लाइफ ड्रास्टिकली रिड्यूस होने लगी। तो माय डियर फॉर हाई एंड वेरी हाई स्पीड्स अगर हम बात करें तो हेलिकल गियर्स कैपेबल नहीं थे। तो इसके लिए हमें एक और कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत थी। तो माय डियर अगर हम ध्यान से इन इंप्रूवमेंट्स को देखें तो स्पर गियर से हेलिकल गियर्स में जब हम आए तो माय डियर इट वाज द रिमूवल ऑफ sudden engagement and it changed to the gradual engagement from the sudden engagement। so my dear अब अगर हम बात कर रहे हैं हेलिकल गियर की तो हेलिकल गियर के अंदर एक्सियल थ्रस्ट वाज अ प्रॉब्लम। तो अब जो चीज चाहिए थी वो एक्सियल थ्रस्ट को खत्म करने के लिए चाहिए थी। एंड फॉर दैट एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन जो कि हेरिंगबॉन वो आ गया है और उन्होंने एक आइडिया दिया इसके लिए। और द आइडिया वाज कि क्यों ना लेफ्ट हैंड हेलिक्स और राइट हैंड हेलिक्स अगर हम ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड हेलिक्स और राइट हैंड हेलिक्स क्यों ना एक ही गियर पर लगा दिए जाए, क्योंकि अगर एक ही गियर पर लेफ्ट हैंड हेलिक्स और राइट हैंड हेलिक्स को लगा दिया जाएगा तो देयर आर चांसेस कि एक्सियल थ्रस्ट के कंपोनेंट्स will get cancelled out। So my dear the next attempt that was done by Sir Herringbone I'm going to show you। So in herringbone gears in herringbone gears एक ही गियर के ऊपर
एक ही गियर के ऊपर लेफ्ट हैंड हेलिक्स और राइट हैंड हेलिक्स दोनों प्रोवाइड कर दिए गए। एंड माय डियर, अगर लेफ्ट हैंड हेलिक्स और राइट हैंड हेलिक्स दोनों प्रोवाइड कर दिए गए, दे वर लाइक दिस। सो बाय डूइंग सो, अब अगर हम बात करेंगे फोर्सेस के ट्रांसमिशन की, सो दिस एंड दिस, इन दोनों ही केसेस के अंदर अगर हम बात करें, यहां पे एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा, यहां हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा, और दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो माय डियर, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ एक्सियल थ्रस्ट। तो माय डियर, ऐसा करने से जो एक्सियल थ्रस्ट वाली प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई। तो पहले से ही इंपैक्ट स्ट्रेसेस को स्टैटिक स्ट्रेसेस में बदला जा चुका था, इंपैक्ट लोडिंग को ग्रेजुअल एंगेजमेंट में कन्वर्ट करके। अब माय डियर, अगर हम दोनों हेलिक्स को एक ही गियर पे लगा देते हैं तो माय डियर डेफिनेटली सिमिलरली द सेकंड गियर विल आल्सो बी हैविंग लेफ्ट हैंड हेलिक्स एंड राइट हैंड हेलिक्स। जहां पर इसके अंदर राइट हैंड हेलिक्स है वहां पर यहाँ लेफ्ट होंगे, जहां यहाँ लेफ्ट है वहां पर यहाँ राइट होंगे। तो माय डियर, बाय डूइंग सो, इस बार इन गियर्स के अंदर कोई एक्सियल थ्रस्ट भी नहीं था, और अब इसके कारण एक्सियल थ्रस्ट भी खत्म हो गया, और ऐसा होने से गियर एक तरह से परफेक्ट हो चुके थे। सो माय डियर, दे कैन बी यूज्ड फॉर high and very high speed applications. And my dear, अगर इसके एग्जांपल्स की हम बात करें तो दिस इज रेसिंग कार, बाइक्स एटसेट्रा। एंड माय डियर, रेसिंग कार्स और बाइक्स की अगर हम बात करें, दे आर द एप्लीकेशंस जिसके अंदर हम हेरिंगबोन गियर्स को यूज करते हैं। तो व्हाट आई विल से इज, इन 1% ऑफ द एप्लीकेशंस पर गियर्स 98% हेलिकल एंड रेस्ट 1% इज हेरिंगबोन। अब मे भी कुछ लोगों के मन में डाउट आ सकता है कि सर जब ये इतने ही परफेक्ट है तो क्यों नहीं 100% एप्लीकेशन में इन्हीं को यूज कर लिया गया। तो माय डियर, मैंने आपसे पहले ही का गियर बहुत कॉस्टली होता है, एक छोटा गियर 4 से 5 हजार में अगर बन रहा है तो माय डियर इसमें तो एक ही गियर में दो कटिंग है, एक लेफ्ट हैंड हेलिक्स और एक राइट हैंड हेलिक्स। सो डेफिनेटली द कॉस्ट ऑफ गियर इज गोइंग टू बी इंक्रीज। सो यस, वी आर लिविंग, जैसे जनरली अगर हम बात करते हैं तो वी आर लिविंग इन अ कंट्री जहां इकोनॉमी मैटर करती है। तो अगर इकोनॉमी मैटर करती है तो डेफिनेटली वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। सो माय डियर, अगर ऐसा है तो जहां पर हमारा काम स्पर गियर से चल सकता है वहां पर हेलिकल क्यों लगाएंगे, क्योंकि स्पर गियर आर गोइंग टू बी यूज्ड इन स्लो स्पीड एप्लीकेशन, जैसा कि मैंने वो चीज में बताया वहां यूज होता है। इसी तरीके से जहां हमारा काम हेलिकल गियर से चल सकता है, हेरिंगबोन गियर्स कॉस्टली होंगे तो इट इज बेटर टू यूज हेलिकल गियर्स, और जहां हमें हेलिकल गियर से काम नहीं चल सकता, जैसे कि रेसिंग कार और रेसिंग बाइक ऐसी एप्लीकेशंस है, वहां पर हम यूज करते हैं हेरिंगबोन गियर्स। सो माय डियर, अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में हमारा पर्पस था गियर को लंबी लाइफ देना, क्योंकि गियर की लाइफ लंबी होगी तभी हम कुछ उसके बाद की बात कर सकते हैं। तो हेलिकल गियर्स ने गियर्स की लाइफ को इंप्रूव किया। अब एक बार नॉर्मल एप्लीकेशंस में हमारा काम चलने लगा, तब कुछ सुपीरियर एप्लीकेशंस जिसको हम बोल सकते हैं some kind of, जैसे अगर हम बात करें रेसिंग कार्स, रेसिंग बाइक्स, they are not of daily use application, they are some kind of some specific applications which are used in, अगर हम बात करते हैं ऐसे कुछ ऐसी चीजें जहां पर रेसिंग वगैरह होती हैं, तो ऐसी जगह पर ही इन गियर्स की जरूरत है। डेली एप्लीकेशंस की बात करें तो हमारा मेजॉरिटी काम हेलिकल गियर से चल जाता है, तो हेरिंगबोन गियर्स हम ऐसी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। तो जब तक हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती हम हायर के बारे में नहीं सोचते, कंफर्ट कम्स एट द लास्ट। अगर हम पहले बात करें तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हम कंप्लीट करते हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके बाद हम कंफर्ट के बारे में सोचते हैं। लाइक वी आर लिविंग इन अ रूम, जैसे मैंने कहा हम एक रूम में रह रहे हैं नॉर्मली, और वहां पर हमारे पास अगर फैन भी नहीं लगे हुए तो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगी कि फैन लगे हो ताकि हम अच्छे से रह पाए। फैन है, देन वी थिंक ऑफ एसी, इफ एसी इज देयर देन वी थिंक ऑफ समथिंग अदर। तो माय डियर, ऑलवेज जब भी कंफर्ट की बात होती है तो पहले बेसिक रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट किया जाता है, उसके बाद हम कंफर्ट लेवल को अचीव करने के बारे में सोचते हैं। माय डियर, इसी तरीके से हेलिकल गियर्स ने हमारी बेसिक एप्लीकेशंस को कंप्लीट किया। उसके बाद हेरिंगबोन आर यूज्ड if you want to see racing cars, racing bikes, etc. I would like to tell you one more thing कि ये जो गियर अभी हमने पढ़े इनको हेरिंगबोन गियर कहा जाता है, बट जब रियल में मशीनिंग करते हैं तो ये गियर्स बिल्कुल ऐसे नहीं बनते, बल्कि हमें कुछ थोड़ा सा टूल रन आउट साथ में मिलता है। मींस लेफ्ट और राइट हेलिक्स के बीच में
हमारे पास एक स्पेस होता है जहां पर ना तो लेफ्ट हैंड हेलिक्स होते हैं ना ही राइट हैंड हेलिक्स। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ लेफ्ट हैंड हेलिक्स है या राइट हैंड हेलिक्स है, देयर इज नथिंग, दिस इज टूल रन आउट। सिमिलरली राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। So this space is known as tool run out, और इस कॉन्फ़िगरेशन को एक और नाम दिया जाता है, इसको हम डबल हेलिकल गियर्स भी बोलते हैं। So my dear, now we are entering into second classification. If axes are intersecting. So my dear, अगर एक्सिस इंटरसेक्टिंग हो then what we will do? इंटरसेक्टिंग एक्सिस का मतलब है जैसे एक शाफ्ट की एक्सिस ये है, दूसरे शाफ्ट की एक्सिस ये है, तो ये जो एक्सिस है ये दोनों एक्सिस दे आर intersecting, they are not parallel, and my dear there will be somewhere a generating line will be there, और इस जनरेटिंग लाइन को अगर हम 360 डिग्री से घुमा दें तो हमें ये गियर मिल जाएगा। एंड माय डियर दिस इज वन गियर, इस एक्सिस के अबाउट घुमा दें दूसरा गियर मिल जाएगा, दिस इज अनदर गियर। तो ये जो गियर्स होते हैं स्पेशल कैटेगरी ऑफ गियर्स को हम नाम देते हैं, दिस इज बेवल गियर्स। सो माय डियर दे आर यूज्ड इन द एप्लीकेशंस जहां पर एक्सिस ऑफ शाफ्ट कनेक्टेड जो है वो इंटरसेक्टिंग होती है, पैरेलल नहीं होती। जिस तरीके से हमने अभी तक गियर्स की क्लासिफिकेशन देखे थे, बिल्कुल उसी तरीके से बीवल गियर्स के भी कैटेगरीज वैसी ही होती हैं। जैसे सबसे पहले मैंने आपसे कहा दे आर स्ट्रेट बीवल, देन द सेकेंड वन इज जीरोल बीवल, एंड द लास्ट वन इज हेलिकल बीवल। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि डबल हेलिकल बीवल नहीं होते, डबल हेलिकल बीवल भी होते हैं। Applications are slightly less than that of others. So my dear, straight bevel में वही है कि जो teeth होंगे वो straight होंगे। Zero bevel में teeth जो है वो straight तो होंगे, they will be, here the teeth will be parallel, here the teeth will be inclined, but my dear जो teeth का inclination होगा वो zero के बहुत करीब होगा, इसलिए इनको zero bevel कहते हैं। And my dear, helical bevel के अंदर जो teeth है वो inclined होंगे, they are not going to be parallel and they are going to be somehow inclined. So द सेम जैसा हमने पहले देखा था 1%, 98%, 1%, यहां पर भी मेजर एप्लीकेशन इसी की है। रेस्ट आर यूज्ड इन वेरी स्मॉल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। सो दिस इज बीवल गियर फॉर अस। एंड माय डियर, अगर हम बीवल गियर की बात कर रहे हैं, अगर यहां पर ये जो मैंने गियर 1 और 2 बनाए इनमें से एक ड्राइवर है और एक ड्रिवन है, अगर ये दोनों गियर्स सिमिलर हो जाते हैं, मींस इफ बोथ गियर्स आर सिमिलर, सो माय डियर इन दैट केस हम इसको बोलते हैं मिट्रे गियर्स। एंड माय डियर, अगर मैं सिमिलर बोल रहा हूं तो इसका मतलब है इन जनरल जब हम मिट्रे गियर्स की बात करते हैं तो ये गियर्स हमें जिस एंगुलर स्पीड से ये ड्राइवर गियर घूमेगा उसी एंगुलर स्पीड से ड्रिवन गियर घूमेगा। दैट पॉइंट वी आर गोइंग टू प्रूव एंड वी विल सी एट द टाइम ऑफ गवर्नर्स, क्योंकि गवर्नर्स में इन गियर्स को यूज किया जाता है इंजन से गवर्नर शाफ्ट को सेम एंगुलर स्पीड प्रोवाइड करने के लिए। सो माय डियर, अगर दोनों के दोनों गियर्स आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ गियर्स को हम मिट्रे गियर बोलते हैं। सो माय डियर, थिंग्स आर सेम हियर। जैसे हमने देखा था कि स्पर गियर फेल हो गए थे इंपैक्ट स्ट्रेसेस के कारण, स्ट्रेट बीवल गियर्स भी फेल हो जाते हैं इंपैक्ट स्ट्रेसेस के कारण, तो स्लो स्पीड एप्लीकेशन में यूज होते हैं। यहाँ जो एंगल होता है वो बहुत ही कम होता है, यस, बट डेफिनेटली द हेलिक्स एंगल इज प्रेजेंट। एंड अगर हम स्ट्रेट बीवल और इन बीवल गियर्स की कुछ और एप्लीकेशंस की बात करें तो जो ड्रिल चक जो हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं, वहां भी इस गियर की एप्लीकेशंस होती हैं। सो माय डियर, नाउ वी आर गोइंग टू द थर्ड क्लासिफिकेशन व्हिच इज इन दिस कैटेगरी ओनली बेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ शाफ्ट कनेक्टेड। अभी तक हमने देखा अगर एक्सिस पैरेलल हो तो क्या होगा, फिर हमने देखा एक्सिस इंटरसेक्टिंग हो तो क्या होगा, और अब हम देखने जा रहे हैं अगर एक्सिस पैरेलल भी नहीं हो, इंटरसेक्टिंग भी नहीं हो, तब क्या होगा। सो the third is
if axes are neither parallel nor intersecting. अगर हम इस केस की बात कर रहे हैं तो एक्सिस ना तो पैरेलल है ना इंटरसेक्टिंग. सो माय डियर, अब तक होता था पैरेलल, दे वर लाइक दिस. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पैरेलल एक्सिस, दे आर लाइक दिस, दे आर पैरेलल, दे आर पैरेलल. पैरेलल में उनका सेम प्लेन में होना जरूरी है. इंटरसेक्टिंग में दे वर इंटरसेक्टिंग लाइक दिस. सो माय डियर, अब बात करें ना पैरेलल है ना इंटरसेक्टिंग है, तो माय डियर ऐसा तब होगा अगर वो अलग अलग प्लेन में हो. जैसे अगर हम बात कर रहे हैं एक एक्सिस ऐसे और एक एक्सिस ऐसे. So now they are neither parallel nor intersecting. If the axes are like this, they are neither parallel nor intersecting. If they are in different planes. So my dear, ऐसी अगर हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस की, तो ऐसे केसेस में जो सबसे पहला एग्जांपल इसके अंदर आता है, इट इज worm and worm wheel. एंड अगर हम worm and worm wheel की बात करें तो इसके अंदर एक worm होता है जिसकी एक्सिस कुछ इस तरीके से होती है. दिस इज द एक्सिस ऑफ वर्म. और इसके ऊपर जो टीथ्स बने होते हैं दे आर कर्व्ड. तो कर्व टीथ कुछ इस तरीके से, दे आर कर्व्ड लाइक दिस. टीथ्स आर कर्व्ड. एंड माय डियर, ये वर्म कनेक्टेड होता है एक वर्म व्हील के साथ. दिस इज अ व्हील. And my dear, you can see the axis of wheel is going to be like this. It is perpendicular to the plane of board. So this is the axis of worm wheel. This is the axis of worm. They are neither parallel nor intersecting. And my dear, इस पर भी जो teeth होते हैं वो curved teeth होते हैं. तो अगर हम इन curved teeth की बात कर रहे हैं तो teeth are curved in case of worm wheel and the teeth are going to be like this. I am making a rough figure जस्ट टू शो यू द वर्किंग. तो टीथ जो होते हैं वो कर्व्ड टीथ होते हैं. सो वर्म एंड वर्म व्हील की अगर हम बात कर रहे हैं तो दोनों की एक्सिस ना तो पैरेलल है ना इंटरसेक्टिंग है. एंड माय डियर, इन गियर्स की एक खास बात होती है, जब ये गियर्स स्टार्टिंग में आए तो जो ओमेगा रेशियो, जो स्पीड रिडक्शन रेशियो इन्होंने दिया था, दैट रेशियो वाज 10:1, व्हिच इज अ वेरी वेरी लार्ज रेशियो. क्योंकि अगर आप बाकी नॉर्मल गियर्स के सेट की बात करें तो हमने देखा था कि गियर्स किसी भी डिवाइस को हम तब बोलते हैं अगर उसका ओमेगा रेशियो कांस्टेंट हो. तो ओमेगा 1/ओमेगा 2 वाज R2/R1. तो अगर आप इसको 10:1 का रखना चाहते हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि एक गियर का रेडियस दूसरे गियर के रेडियस से 10 गुना होगा. एंड माय डियर, जितना ये रेशियो बढ़ता जाएगा उतना दोनों गियर के रिलेटिव साइजेस जो है वो चेंज होते रहेंगे और रिलेटिवली एक गियर दूसरे गियर से बहुत बड़ा होता रहेगा. एंड माय डियर, अगर ऐसा हुआ तो इस छोटे से गियर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस बड़े से गियर को चलाना. और ऐसा हो सकता है इस छोटे गियर के टीथ बड़ी जल्दी बेंड कर जाए. तो अगर हम नहीं चाहते कि ऐसा हो तो माय डियर, हम एक सेट ऑफ गियर में 10:1 इज द मैक्सिमम रिडक्शन रेशियो व्हिच कैन बी टेकन. क्योंकि अगर इससे ज्यादा हम रखते हैं तो डेफिनेटली ये गियर्स की लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होगी, गियर टीथ बहुत जल्दी फेल हो जाएंगे. बट वर्म एंड वर्म व्हील में दिस वाज द स्टार्टिंग रेशियो. जस्ट आफ्टर दैट वी गॉट द रेशियोज ऑफ रेंजेस 40:1, then 150:1, 300:1. And my dear, nowadays we are getting 1450:1. Such huge omega ratios are feasible with this worm and worm wheel gear. So my dear, hence generally reducer gears के नाम से भी generally हम इनके लिए बात करते हैं. और इतना हाई ओमेगा रेशियो जो worm and worm wheel हमें दे रहा है वो किसी भी और सेट ऑफ गियर में पॉसिबल नहीं है. इतने ह्यूज ओमेगा रेशियोज के लिए हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो हम worm and worm wheel गियर के सेट को यूज करें और या तो माय डियर वी नीड टू गो विद द गियर ट्रेन्स. मतलब एक सेट ऑफ गियर में सिर्फ वर्म एंड वर्म व्हील ही है जो हमें इतना हाई रिडक्शन रेशियो दे सकता है. इसके बाद एक सेट ऑफ गियर्स कैन नॉट प्रोवाइड दिस, बट यस वी कैन गो विद गियर ट्रेन्स इफ यू वांट ह्यूज ओमेगा रेशियोज. एंड माय डियर, एक और बात जो इस गियर के बारे में ध्यान रखने वाली है, अब तक जितने भी हमने पढ़े उसमें टीथ स्ट्रेट होते थे. यहाँ पर टीथ स्ट्रेट नहीं होते, यहाँ पर टीथ जो है वो कर्व्ड टीथ होते हैं. सो द टीथ्स आर कर्व्ड इन दिस केस. एंड एक और बात जो ध्यान रखने वाली है माय डियर वो ये है कि वर्म एंड वर्म व्हील के केस में अगर आप वर्म की बात कर रहे हो तो माय डियर वर्म जो है वो हमेशा एक ड्राइवर गियर रहेगा
और जो वॉर्म व्हील है वो हमेशा ड्रिवन गियर रहेगा. सो वॉर्म विल ऑलवेज बी ड्राइवर, वॉर्म व्हील विल ऑलवेज बी ड्रिवन. अगर माय डियर आपने कोशिश की कि नहीं मैं वॉर्म व्हील से वॉर्म को चलाऊंगा, वॉर्म व्हील को ड्राइवर और वॉर्म को ड्रिवन बनाऊंगा, तो माय डियर इवन क्रेन कैन नॉट मूव इट, मतलब ये टूट जाएंगे. बट वॉर्म का भी ड्रिवन और वॉर्म व्हील का भी ड्राइवर अगर आप बनाओगे तो ये कॉम्बिनेशन कभी नहीं चलेगा. और इसका रीजन है बिल्कुल वही, जैसे आप स्क्रू जैक जैसी एप्लीकेशन को यूज करते हो, वहां पर आप थोड़ा सा फोर्स लगा करके गाड़ी को उठा देते हो, जबकि गाड़ी आपको रिवर्स में नहीं उठा पाती है. द रीजन इज इन डिवाइसेस को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि रिवर्स डायरेक्शन के अंदर स्टैटिक फ्रिक्शन इतना ज्यादा होता है कि वो ओवरकम ही नहीं हो पाता. सो माय डियर, जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन ओवरकम नहीं होगा तब तक काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा नहीं, और काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं आया तो रिलेटिव मोशन होगा नहीं. सो माय डियर, अगर ये सच है तो कभी भी अगर आप वॉर्म व्हील को बनाओगे ड्राइवर, वॉर्म को बनाओगे ड्रिवन, तो रिवर्स डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन इतना ज्यादा होता है कि वो ओवरकम हो ही नहीं पाता. और अगर ओवरकम नहीं हो पाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ मोशन. सो माय डियर, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वॉर्म एंड वॉर्म व्हील गियर के अंदर वॉर्म हमेशा ड्राइवर होगा, वॉर्म व्हील हमेशा ड्रिवन होगा. कभी भी वॉर्म ड्रिवन और वॉर्म व्हील ड्राइवर नहीं हो सकते. सो माय डियर, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर्म एंड वॉर्म व्हील गियर. अगर मैं सेम कॉन्सेप्ट की बात करूं, देयर आर मेनी अदर एप्लीकेशंस लाइक, जैसे अगर हम बात करें, जैसा मैंने स्क्रू जैक का एग्जांपल आपको दिया, ऐसे ही गिटार के अंदर भी सेम होता है. आपने देखा होगा जैसे गिटार को हम कुछ कीज लगी होती है जिनको घुमा करके हम वायर्स को टाइट और लूज कर सकते हैं, बट अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में करने की कोशिश करें और तार को खींचे तो माय डियर हम की को नहीं हिला पाएंगे, तार टूट जाएगी बट की नहीं हिलने वाली है. सो माय डियर, दिस इज अगेन एन एप्लीकेशन वेयर इन रिवर्स डायरेक्शन static friction is very very high. So these are the cases where only worm can driver, beam will be driven. So worm wheel will be driven. So this is the type of gear in this category, worm and worm wheel. Next in this category only my dear, अगर हम नेक्स्ट की बात करें इसी कैटेगरी के अंदर, तो नेक्स्ट इज स्पाइरल गियर्स. अब अगर हम स्पाइरल गियर्स की बात करते हैं तो यहां भी एक्सिस जो है ना तो पैरेलल होती है ना ही इंटरसेक्टिंग होती है. एक्सिस आर लाइक दिस, दे आर लाइक दिस. सो माय डियर, गियर जो होता है वो एक हाइपरबोलॉइड सरफेस होता है. दिस काइंड ऑफ हाइपरबोलॉइड सरफेस इज देयर. और अगर ये हाइपरबोलॉइड सरफेस होता है, इसके अंदर आई एम मेकिंग अ स्क्रू लाइन, इसी के पैरेलल में सब टीथ्स बनते हैं. तो इसका मतलब यहां देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि यहां पर भी जो गियर टीथ्स हैं ये कर्व्ड टीथ्स हैं, जस्ट लाइक इन वॉर्म एंड वॉर्म व्हील. सो दे आर कर्व्ड टीथ्स. एंड माय डियर, जनरली ये जो सरफेस है वो हाइपरबोलॉइड सरफेस है, और जनरली हम इस गियर का एक छोटा सा पार्ट यूज करते हैं. जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने इतने पार्ट को कट कर दिया, तो अब इतने पार्ट को कट करके जो गियर बनेगा दैट इज नोन एज हाइपोइड गियर. एंड माय डियर, ये हाइपोइड गियर जो होते हैं वो जनरली एक स्पेशल तरह के गियर के साथ भी यूज होते हैं जिनका नाम होता है क्राउन गियर्स. जैसे मैंने आपसे कहा, जनरली अब तक होता यह था कि ये गियर है और इसके ऊपर इस तरीके से टीथ लगे हुए हैं, बट अगर मैं इसी को ऐसे बना दूं और इस सरफेस पे टीथ बनाऊं, सिमिलर टू जैसे हम मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स ऐसे क्राउन देखते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से जो टीथ अभी यहां पर है उस टीथ को हम इस सरकमफेरेंस की जगह इस सरफेस पे बना दें, तो माय डियर, इन दैट केस सच काइंड ऑफ गियर is known as crown gear, and crown gears are or can be used with the hypoid gear like this. ये हमारे पास, अगर मैं क्राउन गियर की बात करूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, कि अगर हम टीथ इस तरीके से बना दें like this, such type of gears will be crown gears. तो इस तरीके से पूरे सरफेस को अगर हम कवर कर दें टीथ लगा करके, such kind of gears will be known as crown gears. So my dear, these were the classifications of this category 1, जिसके अंदर हमने according to the axis of shaft connected की बात की थी. अब हम कुछ और क्लासिफिकेशंस पे आ रहे हैं.
और गियर्स की क्लासिफिकेशंस को कंप्लीट करके हम गियर्स की टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे। चलिए, लेट अस कम ऑन टू द सेकेंड क्लासिफिकेशन। नाउ द कैटेगरी इज गोइंग टू बी चेंज्ड। सेकेंड कैटेगरी इज according to the टाइप ऑफ गियरिंग। अगर हम टाइप ऑफ गियरिंग की बात करें तो इस तरीके से जो गियर्स होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं। वन इज एक्सटर्नल गियरिंग, अदर इज इंटरनल गियरिंग। सो माय डियर, देयर आर टू कैटेगरीज। वन इज एक्सटर्नल गियरिंग, another is internal gearing। अगर हम एक्सटर्नल गियरिंग की बात कर रहे हैं, सो माय डियर, दिस इज अ गियर, दिस इज अनदर गियर, और इस केस के अंदर अगर ये ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा। दिस इज द एक्सिस ऑफ वन, दिस इज द एक्सिस ऑफ अनदर। Such kind of gearing is known as external gearing, and this is shown like this: gear 1, gear 2, axis, axis. Such type of gearings are known as external gearing. इसमें खास बात ये होती है कि ड्राइवर और ड्रिवन का सेंस ऑफ रोटेशन एक दूसरे के अपोजिट होता है। अगर हम बात करें इंटरनल गियरिंग की, तो इंटरनल गियरिंग इज लाइक दिस। जैसे ये गियर है जो कि बड़ा गियर है, इसको रिंग या एंडुलर गियर बोलते हैं। इसके अंदर ये एक छोटा सा गियर मैंने कनेक्ट किया। सच टाइप ऑफ गियर इज नोन एज, ये प्लैनेट गियर कहलाता है। सो दिस इज प्लैनेट, दिस इज रिंग। इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज लाइक रिंग गियर, this is planet gear. So this kind of gearing is known as internal gearing. तो इसको इंटरनल गियरिंग बोलते हैं। पर यहाँ खास बात ये है कि अगर ये गियर क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा। मतलब यहाँ पर दोनों का जो सेंस ऑफ रोटेशन होता है वो सेम होता है। सो दिस इज द सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ गियर्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ गियरिंग। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द थर्ड क्लासिफिकेशन। इट इज बेस्ड ऑन द पेरिफेरल स्पीड। अगर हम पेरिफेरल स्पीड की बात करें तो हम जानते हैं स्पीड इज जनरली डिफाइंड एज v इक्वल्स टू r ओमेगा। सो माय डियर, हम जस्ट आउटर पेरिफेरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्पीड की अगर हम बात करें तो मैंने आपसे कहा कि अगर पेरिफेरल स्पीड आपकी 3 मीटर पर सेकंड से कम है तो ऐसे गियरिंग को कहा जाता है, दिस इज लो स्पीड गियरिंग। एंड अगर आपकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से ज्यादा लेकिन 15 मीटर पर सेकंड से कम है तो इसको बोला जाता है मीडियम स्पीड गियरिंग। और अगर आपकी वेलोसिटी जो है वो 15 मीटर पर सेकंड से ज्यादा है, सो माय डियर, इसको बोलते हैं दिस इज हाई स्पीड गियरिंग। इसी तरीके से अगर हम अगले क्लासिफिकेशन की बात करें वो हम ऑलरेडी इनडायरेक्टली देख चुके हैं, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ टीथ्स। तो टीथ्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने देखा है स्ट्रेट एंड पैरेलल। इसके अंदर हमने पढ़ा है स्पर गियर्स को, हमने पढ़ा है स्ट्रेट विवल गियर्स को। अगर हम बात करें स्ट्रेट एंड इंक्लाइंड, हमने पढ़ा है हेलिकल, डबल हेलिकल, हेलिकल बिवल एंड जीरो बिवल। थर्ड इज कर्व्ड टीथ्स। कर्व्ड के अंदर हमने पढ़ा है worm and worm wheel gears, and second one is spiral gears. So my dear, these are the basic classification of gears. तो यहाँ पर जो मेजर क्लासिफिकेशन था वो फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट कनेक्टेड। वहां पे हमने देखा जब पैरेलल एक्सिस होती हैं तो जो हमने पैरेलल एक्सिस के अंदर बात की थी उसके अंदर सबसे पहले स्पर गियर से हम हेलिकल गियर्स की तरफ गए, हेलिकल से हम गए डबल हेलिकल की तरफ। स्पर से हेलिकल का जो ट्रांसफॉर्मेशन था दैट वाज टू रिमूव द इम्पैक्ट स्ट्रेसेस। फिर हेलिकल से जो डबल हेलिकल का ट्रांसफॉर्मेशन था दैट वाज टू रिमूव द एक्सियल थ्रस्ट to improve the life of bearing also. So my dear, this is how we improved our number of things which were
प्रेजेंट इनिशियली टू रिड्यूस द लाइफ ऑफ गियर। तो इन सब चीजों को हम कम करके या रिमूव करके पहुंचे हाई स्पीड एप्लीकेशंस तक इन द गियर्स, एंड देन वी हैव सीन सम अदर एप्लीकेशंस। नेक्स्ट वोम एंड वोम व्हील गियर की खास बात यह है कि वो हमें बहुत हाई रिडक्शन रेशियोज देते हैं। अगर मैं बात करूं 10:1 से ज्यादा के रिडक्शन रेशियो या तो एक सेट ऑफ गियर से आपको चाहिए तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, वोम एंड वोम व्हील गियर्स। और अगर आप सेम लेना चाहते हो गियर ट्रेन से तो यस इट इज फिजिबल देन विद द गियर ट्रेन्स। तो सिंगल गियर सेट सिवाय वोम एंड वोम व्हील के कोई भी इतना हाई रिडक्शन नहीं दे सकता जो वोम एंड वोम व्हील दे सकता है। वोम एंड वोम व्हील के अंदर एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है जिससे वोम ड्राइवर वोम व्हील ड्रिवन, तो माय डियर रिवर्स डायरेक्शन में काम नहीं हो सकता, और ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को कहा जाता है सेल्फ लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक। सो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर लॉकिंग हो जाती है, तो कभी भी अगर वोम व्हील को ड्राइवर बनाओगे, वोम को ड्रिवन बनाओगे, तो इट विल नॉट बी फिजिबल